Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is 21st May 2020 and करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। इनको हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है जिससे कि आपको टॉपिक डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो हम लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल क्या है कि रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए हैं गार्बेज फ्री सिटीज के लिए, मतलब कि कौन कौन सी सिटीज हैं जो गार्बेज फ्री हो चुकी हैं, उनको रेटिंग दी गई है, कितनी रेटिंग दी गई, स्टार रेटिंग दी गई है, तो वो हम देखेंगे आर्टिकल्स में कि किसको कितनी रेटिंग दी गई है। सेकेंड आर्टिकल है हमारा कि इंडिया ने क्या किया है, $2 मिलियन का 2 मिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट प्रोवाइड किया है पैलेस्टीन रिफ्यूजीज को। तो हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे इस आर्टिकल का। और थर्ड आर्टिकल है हमारा इंडियन आर्मी प्रपोजेस 3 ईयर स्टेंट। इंडियन आर्मी ने 3 ईयर का कार्यकाल के लिए प्रपोज किया है। किसको प्रपोज किया है, कैसे प्रपोज किया है, क्या क्या पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या है। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है 6 cities rated 5 star, 65 cities rated 3 star and 70 cities rated 1 star for garbage free cities। मतलब कि यहाँ पे गार्बेज फ्री सिटीज को, गार्बेज फ्री जो सिटीज हैं उनको स्टार रेटिंग दी गई है कि मतलब कि किस हिसाब से उनको, कितना उनकी सिटीज में गार्बेज का कलेक्शन नहीं है, तो उस हिसाब से उनको क्या दिया गया है, उनको रेटिंग दी गई है। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मेन पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर हुआ है। मिनिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने की। ये जो गार्बेज वगैरह के काम होते हैं ये कौन से मिनिस्ट्री का काम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया है रिजल्ट स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। इसका नाम क्या है, स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटी। ये असाइनमेंट कब का था, 2019 और 20 का ये असाइनमेंट था, जिसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया सिटीज में जाके, वहां पे जांच पड़ताल की, उसके हिसाब से जो शहर हैं उनको रेटिंग दी गई। तो हम देखते हैं कैसी रेटिंग दी गई है। 6 सिटीज को, 6 शहर को उन्होंने क्या किया है, 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, ठीक है। और 65 जो शहर हैं उनको 3 स्टार दिए गए हैं। और जो 70 शहर है मतलब 70 सिटीज हैं उनको 1 स्टार रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 141 सिटीज। मतलब कि 144 सिटीज का पूरा एनालिसिस किया गया था। उसमें से हमने देखा कि जो 5 स्टार हैं वो कितनी सिटीज को मिला है, जो हमारी 6 सिटीज है उनको मिला है। 65 कितनी सिटीज को मिला है, 65 सिटीज को 3 स्टार मिला है और 70 सिटीज को 1 स्टार मिला है। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोटोकॉल है वो किया गया है। हम इस मिनिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये मिनिस्ट्री ने ये काम किया है, तो ये मिनिस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, द इंफॉर्मेशन ऑन अर्बन सिनेरियो ऑर्गेनाइजेशन policies, list of attached offices, statutory and autonomous bodies, public sector undertaking and joint venture are also available in this website। इनकी जो वेबसाइट होती है इस मतलब मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जो अर्बन सिनेरियो है, मतलब कि जो सिटीज हैं, शहर हैं, अर्बन एरिया है, वहाँ पर वहाँ का सिनेरियो कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पे वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। पॉलिसीज क्या क्या बना रही हैं अर्बन सिटीज, लिस्ट ऑफ अटैच्ड ऑफिस, वहाँ पे कौन कौन से ऑफिस हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, और कौन कौन सी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, पब्लिक सेक्टर कितने हैं इसके अंदर, कि मतलब जो कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हाउसिंग अफेयर से उससे रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया प्रोवाइड्स $2 million टू सपोर्ट यूएन एजेंसी वर्किंग फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने $2 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया है यूएन की एजेंसी को। एजेंसी का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। यूएन की एक एजेंसी है, उसको $2 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया है। हालांकि जो ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशन
रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, इसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट स्टिल इंडिया ने इसको क्या किया है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 19 मई 2020 को इंडिया ने क्या किया है, $2 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, किसको, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को, जिससे जो हमारे पैलेस्टीन रिफ्यूजीज फिलिस्तीन के जो हमारे शरणागति हैं, तो उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, प्रोग्राम के लिए कि जो उनको सर्विस दी जाएगी, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर है। ये जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में ही नहीं, जो हमारे वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है कोविड-19, तो इसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए इंडिया ने क्या किया है, जो फ़लस्तीन के रिफ्यूजीज हैं उनको स्वास्थ्य सेवा और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए $2 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया है। हम इस मिनिस्ट्री के बारे में, सॉरी, ये जो एजेंसी है इसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, इनकी कमिश्नर कौन है, कमिश्नर जनरल फिलिपिन लेजारी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, अम्मान गाजा में, और ये कब क्रिएट हुई थी, दिसंबर 1949 में। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्मी प्रपोजेस 3-year stint फॉर सिविलियंस अंडर 3-year शॉर्ट सर्विस स्कीम। आर्मी की एक स्कीम है 3-year शॉर्ट सर्विस, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर आर्मी ने ये प्रपोज किया है कि जो सिविलियंस हैं उनको 3 ईयर का कार्यकाल दिया जाए, मतलब कि उनको 3 साल के लिए आर्मी में काम करने के लिए उनको काम करने के लिए सुविधा दी जाए। तो हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि इस प्रपोजल में है क्या मेन पॉइंट। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, इसे अप्रूव कर दिया गया, तो इसमें क्या होगा, कि जो वॉलेंटरी इंगेजमेंट होगी लोगों की, वो देखने को मिलेगा। और ये क्या करेगा, जो हमारा अभी करंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। बट इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि जो लोग खुद से चाहते हैं कि हाँ हमें आर्मी में जाना है, तो वो लोग हमें कुछ सालों के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं कुछ भी, तो वो उस प्रपोजल उसकी तरफ क्या करेंगे, एक तरह से आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये 100 ऑफिसर्स को और 1000 जो पुरुष हैं उनको भर्ती करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे, उस पर सोच विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द प्रपोजल सजेस्ट सेवरल मेजर्स टू इंसेंटिवाइज दिस स्कीम लाइक अ टैक्स फ्री इनकम फॉर 3 years। इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब कि इस योजना, अगर ठीक है ये योजना तो निकाल दी, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ कि नहीं हमें नहीं जाना है आर्मी में, तो वो क्या करेंगे, इस योजना को मतलब कि प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने क्या उपाय दिया है कि जो भी इस योजना में आएगा उन्हें 3 साल के लिए टैक्स फ्री की सुविधा प्रदान की जाएगी, कि मतलब कि उन्हें 3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इंडियन आर्मी के बारे में देख लेते हैं। इस टाइम पे ये इंडियन आर्मी जो है, इनके जो चीफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए या एकदम मगअप कर लीजिए अपने माइंड में। तो इनके चीफ आर्मी स्टाफ कौन है, मनोज मुकुंद नरवरे। हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन आर्मी का, न्यू दिल्ली में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स, ये नेपाल की न्यूज़ है। इसमें क्या है, इसमें नेपाल ने अपना एक नया मैप निकाला है, जिसमें कि उन्होंने काला पानी और जो लिपू लेक है उसको अपनी टेरिटरी बताई है। हम मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। नेपाल अप्रूव्स न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूडिंग इंडियाज काला पानी लिपू लेक एज इट्स टेरिटरी। नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप को इंक्लूड किया है, जिसमें उसने क्या किया है, इंडिया का जो काला पानी है और लिपू लेक है उसको अपनी टेरिटरी बताई है। बहुत दिनों से ये डिस्प्यूट चल रहा था कि इंडिया ने अपना मैप जब अभी नया मैप निकाला था, नया मैप पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था, तो उसमें जो ये लिपू लेक मतलब टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट था नेपाल और इंडिया के बीच में, तो अब ये क्या हो गया है, ये सॉर्ट आउट हो गया है। तो हम मेन पॉइंट देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट हमारे मेन पॉइंट्स। 19 मई 2020 को, ये न्यूज़ कब की है, 19 मई 2020 को
जब भारत और नेपाल के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा था कि जो ये लिपू लेक है और काला पानी है वो किसकी टेरिटरी है, वो इंडिया के अंदर आ रहा है या फिर नेपाल के अंदर। तो उस टाइम इस डिस्प्यूट के बीच में नेपाल की कैबिनेट ने एक नया पॉलिटिकल मैप क्या किया है, उसको अप्रूव किया है, एक्सेप्ट किया है, जिसके तहत क्या है, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाथुरा को उन्होंने अपना उनको अपनी टेरिटरी बताया है, उसमें उसको अपने पॉलिटिकल मैप में उसको अपनी टेरिटरी दर्शाया है। ऐसा क्यों, ये डिस्प्यूट कब था, इंडिया एंड नेपाल आर एट डिस्प्यूट आफ्टर, ये डिस्प्यूट कब से हुआ था कि जब इंडिया ने 2 मई 2019 को अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था, तब से ये डिस्प्यूट में था कि जो काला पानी है और लिपू लेक है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ रहा है कि नेपाल की टेरिटरी के अंदर आ रहा है। तो जो 2 नवंबर 2019 को इंडिया ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था, उसके अंदर इंडिया ने क्या किया था, लिपू लेक और काला पानी को इंडियन टेरिटरी के अंदर क्या करके रखा था, कवर करके रखा था। लेकिन अब क्या किया है, नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है जिसके अंदर उन्होंने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया सुधा को अपनी न्यू टेरिटरी बताई है। हम नेपाल के बारे में जान लेते हैं, इसका कैपिटल क्या है, काठमांडू, इनकी करेंसी कौन सी है, नेपाली रुपया, और इनके प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस। आज की इसमें हमारी न्यूज है नाबार्ड बैंक से लेकर, मतलब नाबार्ड से लेकर, नाबार्ड ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है 20,500 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, मतलब कि 20,500 करोड़ की उन्होंने एक नई लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, किसको, जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको। तो हम देखेंगे हमारे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो आर्टिकल इज नाबार्ड एक्सटेंडेड ₹20,500 crore special liquidity facility to cooperative banks and रूरल, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको, रीजनल रूरल बैंक्स। तो हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारा मेन कंटेक्स्ट क्या है, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर हम नाबार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसका हेडक्वार्टर, उसके चेयरमैन और उसका साइन और उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और नाबार्ड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ पे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि वो उनकी जो फैसिलिटी है वो क्या कर रहे हैं, उसको वो एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें उनको एक्सटेंड किया है, उन्होंने कितने रुपए की फैसिलिटीज को एक्सटेंड किया है, 20,500 करोड़ रुपए की। अब इसको उन्होंने कैसे डिवाइड किया है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उनको कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको कितना प्रोवाइड किया है, 15,200 करोड़ रुपीज, कितने, 15,200 करोड़ रुपीज प्रोवाइड किए हैं। और जो हमारे रीजनल रूरल बैंक उनको 5,300 करोड़ रुपए का फैसिलिटी प्रोवाइड की है इन वेरियस स्टेट, जो हमारे बहुत सारे स्टेट हैं, वेरियस स्टेट हैं, उनको ये प्रोवाइड किया है। हम नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि नाबार्ड एक सेंट्रल बैंक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है, हर्ष कुमार बनवाला। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है फाइनेंशियल ईयर में वो कितनी ग्रोथ करेगी। ये जो गोल्डमैन सैक है, इन्होंने एक एनालिसिस किया है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी ग्रो करेगी। सो लेट्स सी, हमारा आर्टिकल क्या है, इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट 5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 5%, जो हमारी 5% है उस पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये गोल्डमैन सैक की ये एक्सपर्ट हैं, गोल्डमैन सैक ब्रोकेज एक अमेरिकन एक्सपर्ट है, उसके द्वारा बताया जा रहा है। तो हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारा मेन कंटेक्स्ट ये है, अमेरिकन ब्रोकेज गोल्डमैन सैक एक्सपर्ट ने ये बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 होगा उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5% तक क्या करेगी, उसमें अनुबंध आएगी, उसमें
कमी आएगी, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा मतलब डीपेस्ट होगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा अब तक जो भी इंडिया में कभी भी जो इकोनॉमी में कंट्रोल रेसेशंस देखने को मिले हैं, तो अब तक का ये सबसे ज़्यादा गहरी मंदी बताई जा रही है। इसकी तुलना किससे की जा रही है? जब इंडिया ने 1979 में एक रेसेशन को एक्सपीरियंस किया था। ये इसके उनको सबसे ज़्यादा उस टाइम पर अनुभव किया था 1979 पे। तब के बाद से लेकर जो अब 2021 में हमें मंदी देखने को मिलेगी, तो वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब डीपेस्ट बताई जा रही है। हम ये गोल्डमैन सैक्स के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। इनके चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? डेविड एम सोलोमन। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है? साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक रेल रोबोट को बनाया है, जो हमारे कोविड-19 पैंडेमिक है, इसमें हमारी हेल्प करेगा। हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। SRC साउथ सेंट्रल रेलवे डेवलप्ड रोबोट, रेल रोबो, आर रोबो भी जिसको बोलते हैं, टू असिस्ट रेलवे डॉक्टर्स। जो हमारे रेलवे के डॉक्टर्स हैं और जो अदर डॉक्टर्स हैं, उनको क्या करेगा? हेल्प प्रोवाइड करेगा, उनको एक सपोर्ट देगा। तो मेन कंटेक्स्ट क्या है इसमें? 17 मई 2020 को SRC ने रेल रोबो बनाया है टू असिस्ट, मतलब कि जो हमारे बनाया है, किस लिए बनाया है? जो कोविड-19 पैंडेमिक है, तो इसमें कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर्स ऑफ पेशेंट्स हैं, वो डेली हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। घट तो नहीं रहे, बट दिन पर दिन वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो उन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे अदर मेडिकल स्टाफ हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो रोबो है, वो हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि वो क्या क्या ये क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? जैसे ये रोबो क्या प्रोवाइड करेगा? मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, मेडिकल एसेसरीज हैं, फूड सर्व करेगा, पेशेंट्स को फूड सर्व करने का काम होगा, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उनसे कांटेक्ट नहीं होगा, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट वो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। कौन कौन सी फैसिलिटीज? वो उनको मेडिसिन देगा, वो उनको मेडिकल जो एसेसरीज हैं वो प्रोवाइड करेगा, उनको फूड प्रोवाइड करेगा, और जो उनको अदर नीड्स हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो डॉक्टर्स और नर्सेस और अदर मेडिकल स्टाफ हैं, वो जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनसे उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होगा। उनसे कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो जो हमारा रिस्क है, हमारा जो जोखिम है, उससे हमारी क्या होगी? कमी आएगी। हम साउथ सेंट्रल रेलवे के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है रेल निलयम, सिकंदराबाद में। इनके जनरल मैनेजर कौन है? गजानन माल्या। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जो हमारे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन कौन से जो हमारे एनिमल्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहे हैं। तो हम मेन कंटेक्स्ट देखते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिस्ट 20 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड 35 एज इंडेंजर्ड। तो एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस वो स्पीशीज होती हैं जो पानी और लैंड, मतलब वाटर और लैंड दोनों में रहती हैं। जो लैंड और वाटर दोनों एरिया में रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एक तरीके से एम्फीबियन है। हम मेन कंटेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? हमारे मेन पॉइंट्स हैं 17 मई 2020 को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की एक लिस्ट अपडेट हुई है। उनकी एक लिस्ट अपडेट हुई है एम्फीबियंस स्पीशीज पे, जिन्होंने 20 स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड और 35 स्पीशीज को इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है। ठीक है, इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जो इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी है। ठीक है, उसके तहत ये जो हमारा रिजल्ट आया है कि 20 स्पीशीज हैं उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड और 35 स्पीशीज को इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। हम JSI के बारे में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इनके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर कैलाश चंद्र। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1916 में।
1916 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू अलीपुर, कोलकाता में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा सपोर्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल से। बैन ऑन सलाइवा ड्यू टू पेंडेमिक। इसमें क्या हुआ है, मतलब जो हमारे बॉलर्स रहते थे वो क्या करते थे, सलाइवा का यूज करते थे अपनी बॉल्स में बिफोर द बॉलिंग। बॉलिंग करने से पहले वो सलाइवा का यूज करते थे बॉल्स में, उसको शाइन करने के लिए कुछ भी। तो उस पर अब उसे बैन कर दिया गया है। तो हम मेन कंटेक्स्ट की तरफ देखते हैं। हमारा मेन आर्टिकल क्या है? कोविड-19 इम्पैक्ट की वजह से आईसीसी क्रिकेट कमिटी लेड बाय अनिल कुंबले, जो कि अनिल कुंबले के द्वारा लीड की जाती है आईसीसी की क्रिकेट कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया है बैन ऑन यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन बॉल। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, ये रिकमेंड किया है कि जो बॉल में सलाइवा का यूज किया जाता था उसे हम अब बैन कर देंगे। सलाइवा क्या होता है? जो हमारे मुंह में लिक्विड है, जिसे हम थूक भी कहते हैं। तो क्या करते थे बॉलर्स, वो थूक को अपनी बॉल्स में लगाते थे, तो उसे अब क्या कर देंगे? बैन कर देंगे। हम मेन कंटेक्स्ट देखते हैं, हमारे मेन पॉइंट्स क्या हैं। 18 मई 2020 को आईसीसी के जो चेयरपर्सन है अनिल कुंबले, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो हम सलाइवा यूज करते थे बॉल में, अब हम उसका यूज नहीं करेंगे ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। जिससे कि इसलिए मना किया है क्योंकि इससे जो खतरा है वो और ज्यादा ना हो। इसके प्लेस पर उन्होंने ये कहा है कि इसकी वजह पर आप अगर बॉल शाइनिंग के लिए यूज ही करना चाहते हैं तो आप अपने स्वेट का, जो आपका जो पसीना होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वो ज्यादा सेफ होगा आपके लिए इन कंपैरिजन टू योर सलाइवा। सलाइवा ज्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू योर स्वेट। जो हमारा पसीना है वो कम डेंजरस है। इन्होंने एक और चीज रिकमेंड की है इस कमेटी ने, इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि अब भी अगर कोई गेम होता है तो उसमें 2 नॉन न्यूट्रल एम्पायर्स रखे जाएंगे। नॉन न्यूट्रल एम्पायर्स मतलब कि जो कंट्री का गेम हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो नॉन न्यूट्रल का मतलब कि एक इंडिया का एम्पायर होगा और एक ऑस्ट्रेलिया का एम्पायर, मतलब कि उसी कंट्री से, जो नेशन होस्ट कर रही है गेम को, उसी के जो एम्पायर्स हैं वो होस्ट किए जाएंगे। वो भी मतलब थोड़े टाइम के लिए, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये उन्होंने ऐसा ये रिकमेंड किया है। हम आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अरब, दुबई में है, यूएई में। चेयरमैन कौन है इसके? शशांक मनोहर। और सीईओ कौन है? मनु साहनवे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज, राज्य समाचार। इसमें हमारे दो न्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहली न्यूज है हमारी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड और दूसरी है पंजाब गवर्नमेंट से। तो जम्मू कश्मीर से क्या है, उन्होंने ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन में कोई भी बाधा ना आए, तो उन्होंने एक क्या समग्र शिक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया है। हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और जो पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया है 2020। तो हम ये इसमें भी देखेंगे कि क्या हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर प्रमोट्स ई लर्निंग अंडर समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना के अंडर जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, ई लर्निंग को प्रमोट किया है। ई लर्निंग मतलब कि जो हमारी हम इंटरनेट के थ्रू जो लर्निंग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो हमारी पढ़ाई हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो हम पढ़ाई करते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए समग्र शिक्षा योजना जो प्रोग्राम है उसके अंडर इसको प्रमोट किया है। हम मेन कंटेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर ये एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। उन्होंने क्या किया है, समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंडर ये फैसिलिटेट किया है कि जो हमारे एजुकेशन जो होगा, स्टूडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी कि वो थ्रू टेक्नोलॉजी और जो हमारे इंटरवेंशंस हैं उसके तहत वो अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को जारी रख सकते हैं, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इस टाइम पर मतलब इस टाइम पे जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, तो इसलिए उन्होंने ये जो समग्र शिक्षा प्रोग्राम है उसके अंडर ई लर्निंग को प्रमोट किया है।
हम जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, सॉरी श्रीनगर समर सीजन में और जम्मू विंटर में। इसके दो कैपिटल हैं। गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पंजाब गवर्नमेंट प्रोमोलगेट पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है? पंजाब सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है 2020, पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। हम मेन कंटेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या है? 17 मई 2020 को पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डिनेंस रिलीज किया है उसके तहत उन्होंने क्या प्रोविजंस रखे हैं? उन्होंने ये प्रोविजंस रखे हैं कि जो प्रिजनर्स हैं उनको जो टेम्पररी रिलीज दी जाती थी, तो अब वो उसकी जो अवधि है, उसका जो टाइम पीरियड है, वो पहले कितना होता था? 16 वीक्स होता था, 16 सप्ताह तक की जो अवधि होती थी। अब उन्होंने उसको क्या कर दिया है? उसको बढ़ा दिया है कि 16 सप्ताह से वो ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब जो प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीज दी जाती थी, टेम्पररी रिलीज, कि वो कुछ दिनों के लिए उनको रिहाई दी जाती थी, जिसका जो अब टाइम पीरियड है 16 सप्ताह रहता था, उसको अब बढ़ा दिया गया है, वो 16 सप्ताह से भी ज़्यादा हो सकती है। तो हम इसका एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हमारे अदर स्टेट्स हैं वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, और वो जो गलत काम करते हैं उनमें हमें गलत काम करने की जो उनकी गलत काम करते हैं वो उनका कम हो। हम पहले पंजाब के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़ में। चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरित सिंह। और राज्यपाल कौन है इनके? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो ये था हमारा ये थे हमारे आज के आर्टिकल जो हमने डिस्कस करे हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की गई है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका PDF फॉर्म और PPT फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर कोई भी और प्रॉब्लम से वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको और भी अदर प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।